केवल बार बार बोल रही हूँ, कुछ कट्टरपंथी मौलाना है, कुछ कट्टरपंथी सियासत के रसूखदार हैं जो खुद तो भाग जाएंगे, सारी सुविधाएं तो खुद ले रहे हैं, लेकिन मुस्लिम भाई बहनों को मिसलीड करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जो भी कंस्ट्रक्शन इलीगल है उसमें चाहे मंदिर आए, चाहे मस्जिद आए, चाहे चर्च आए, चाहे गुरुद्वारा आए, चाहे आपका घर आए, चाहे मेरा घर आए, इलीगल कंस्ट्रक्शन मीन्स इलीगल कंस्ट्रक्शन। उसको आप धर्म विशेष से क्यों जोड़ रहे हैं? सड़क निर्माण होता है तो रास्ते में मंदिर भी आते हैं, उसको भी तोड़ा जाता है, ऐसा तो नहीं है। तो जब आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल इंक्रोचमेंट करी हुई है और बाय द टाइम सुप्रीम कोर्ट ने उसको संज्ञान में लिया, एक ऑर्डर आया है, तो जो सरकारी प्रोटोकॉल है वो तो पूरा करना पड़ेगा ना। उसमें आप धर्म को क्यों बीच में लेकर आते हैं? देखिए, ये वही लोग हैं जो देश में अनरेस्ट करके लोगों को भड़कड़ा के या गलत डायरेक्शन में डाल के, आप देखिए किस तरीके से महिलाओं को आगे कर देते हैं, महिलाओं को आगे कर देते हैं ताकि महिलाओं पे आप अटैक नहीं कर सकते हो। तो इस प्रकार से महिलाओं का मिसयूज़ करना या बच्चों का मिसयूज़ करना या देश के एसेट्स को अगर कोई भी आप डिस्ट्रॉय करते हो, अगर राष्ट्र के हित के लिए आप नहीं खड़े होते हो, तो किसी का भी स्वागत नहीं होगा। और ये अनरेस्ट में बार बार बोल रही हूँ, ये कट्टरपंथी विचारधारा है, कहीं ना कहीं ये बाहर से फंडेड है, चाहे चाइना, चाहे कांग्रेस, चाहे पाकिस्तान। ये जो उत्तराखंड में हमने देखा यूसीसी लागू होने के बाद में जो रिएक्शन आया है, इस प्रकार से वहाँ दंगे हो रहे हैं, माहौल ऐसा हो गया है कि बिल्कुल बाहर निकलना मुनासिब नहीं है। क्या यही रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा अगर पूरे भारत पर यूसीसी लागू होता है? आज उत्तराखंड है, जल रहा है, यूसीसी लागू होते ही क्या बाकी राज्यों में जब ऐसा होगा तो वहाँ भी यही देखने को मिलेगा? देखिए, ये लोग बोलते थे कि राम मंदिर बनेगा तो देश में खून की नदियाँ बह जाएंगी। ये लोग ये भी बोलते थे धारा 370 हटेगी, खून की नदियाँ बह जाएंगी। ये लोग ये भी बोलते थे कि मुस्लिम बहनों के लिए अगर तलाक हटेगा तो हम लोग विरोध करेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं बार बार बोल रही हूँ, मुट्ठी भर लोग हैं और यहाँ पे कहीं ना कहीं छोटी सी फेलियर इंटेलिजेंस की है कि अगर ऐसा काम हुआ, उसका आपको पूरी अपनी इंटेलिजेंस को उतना अच्छे से डिप्लॉय करो कि आपको पहले से इन गतिविधियों का पता चले और प्रोएक्टिव मेजर्स के लिए इसके लिए आप तैयार रहो। मुझे नहीं लगता देश में ऐसा विरोध होगा। ये केवल अनरेस्ट प्रयास करने के, चुनावी टाइम है ना, चुनावी टाइम में होता क्या है, विपक्ष या ऑपोजिशन पार्टी कुछ ना कुछ अनरेस्ट करने का प्रयास करती हैं ताकि देश की जनता को एक अलग उनकी विचारधारा को प्रभावित कर पाएं। लेकिन देश की जनता की विचारधारा देश के विकास और उनके जो उनको लाभ मिला है उसके साथ जुड़ी हुई है। मैं समझती हूँ देश इतना विवेकशील है कि सही और गलत का फैसला कर सकता है। जब समान अधिकार सबको मिलेंगे और उसका लाभ मिलेगा तो वो अपने घर और अपने परिवार में, क्योंकि आपको जब बेटी को देना होता है तब आपको तकलीफ होती है, लेकिन जब वही आपकी बेटी दूसरे घर से घर आती है और उसके अपने अधिकार छीने जाते हैं तब आप वही उसे ससुराल वालों को कोसते हैं। तो ये सब समझते हैं, सामाजिक समरसता के लिए दोनों पक्षों को समान भाव से, एकता के भाव से सोचना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता ऐसा अनरेस्ट होगा और सरकार इसको संज्ञान लेगी। और अगर शूट एट द स्पॉट का अगर ऑर्डर लिया तो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन है इसकी, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी उपद्रवी ये काम करने का प्रयास कर रहे हैं तो उनके नाक में नकेल डालने का ये प्रयास है, बिल्कुल डालनी चाहिए। मेरे को नहीं लगता अनरेस्ट होगा और सरकार से मेरा अनुरोध है कि इसको प्रोएक्टिव मेजर से अपनी इंटेलिजेंस की टीम से जो लोग इसको अनरेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं उसका आप संज्ञान लें। तौकीर रजा जब ये बयान देते हैं, देखिए ये जुम्मे की नमाज के तुरंत बाद हमने देखा बवाल हो गया है। वहाँ पर जो है पहले एक बाइक वाले को पकड़ा गया, उसकी बाइक जलाई गई, 2 व्यक्तियों को वहाँ पर पीटा गया एक भीड़ के द्वारा। ये सब कुछ जुम्मे की नमाज के तुरंत बाद हुआ। तौकीर रजा ने ये बयान दिया था कि जेल भरो का आह्वान किया था। जेल भरो के आह्वान के बाद जो भीड़ वहाँ से आई है, न जाने वो अपने माइंड में ऐसा क्या लेकर के आई, कौन सी नफरत लेके आई कि उसका तुरंत प्रभाव दिखा। अचानक से लोग जो जुम्मे की नमाज से आ रहे थे उन्होंने वहाँ पर आगजनी शुरू कर दी, वहाँ पर लोगों को पकड़ के मारना शुरू कर दिया। ये रिएक्शन ही तो है। गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया, यूसीसी का एक्शन लिया, उसका रिएक्शन तो बहुत जल्दी देखने को मिल गया। तो तौकीर रजा ऐसे कुछ लोग जो है कहीं ना कहीं खतरा है। देखिए, ये वही लोग हैं जो देश में अनरेस्ट करके लोगों को भड़कड़ा के या गलत डायरेक्शन में डाल के, आप देखिए किस तरीके से महिलाओं को आगे कर देते हैं, महिलाओं को आगे कर देते हैं ताकि महिलाओं पे आप अटैक नहीं कर सकते हो। तो इस प्रकार से महिलाओं का मिसयूज़ करना या बच्चों का मिसयूज़ करना या देश के एसेट्स को अगर कोई भी आप डिस्ट्रॉय करते हो, अगर राष्ट्र के हित के लिए आप नहीं खड़े होते हो, तो किसी का भी स्वागत नहीं होगा। और ये अनरेस्ट में बार बार बोल रही हूँ, ये कट्टरपंथी विचारधारा है, कहीं ना कहीं ये बाहर से फंडेड है, चाहे चाइना, चाहे कांग्रेस, चाहे पाकिस्तान। आप पाकिस्तान में देखिए इलेक्शंस हो रहे हैं तो पैसे देके तो वोटिंग हो रही है वहाँ पर। तो इस तरीके से उसको अनरेस्ट करने का पैसे देके ही ये उग्रवादी लोग बुलाए जाते हैं। आप जब इनका भी अभी इनकी R&D होगी तो आधे से लोग, ज़्यादा से लोग फंडेड होंगे। मतलब अदरवाइज़ आपको कोई भी आंदोलन देख लीजिए, ये फंडेड लोग होते हैं।
तो मेरा यही है कि इसको सरकारें लें, और कोई भी अगर आपको यूसीसी में आपको उसमें समस्या दिख रही है उस पर डिबेट करिए, उसको आप मंच पे लेकर आए, आप संविधान में लेकर आए, आप अदालत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन इस तरीके का विरोध करना कहीं से भी उसकी स्वीकृति नहीं होनी चाहिए। हमने देखा कि जो बनभूलपुर जो इलाका है वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, वहाँ पर जो अवैध तौर पर जो मस्जिद बनी गई थी, जो मदरसा था वहाँ पर सरकारी ज़मीन पर था, सरकार ने उस पर एक्शन लिया। वहाँ के लोगों का भी ये कहना है कि इतने समय से ये बना हुआ था, अचानक से सरकार जो है बुलडोजर लेकर आती है, उसे तोड़ देती है, चाहे वो कोर्ट का ऑर्डर हो या चाहे कुछ भी हो। लेकिन आप जो ये कर रहे हैं ये सही नहीं है, ये इस्लाम के खिलाफ है। आप मस्जिदें तोड़ रहे हैं, मंदिर जो मस्जिद उखाड़ रहे हैं, मदरसे तोड़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस्लाम के खिलाफ है। अगर आप ऐसा करेंगे तो एक्शन का रिएक्शन तो होगा। इस तरीके की दलीलें दी जाएगी। देखिए, जो भी कंस्ट्रक्शन इलीगल है उसमें चाहे मंदिर आए, चाहे मस्जिद आए, चाहे चर्च आए, चाहे गुरुद्वारा आए, चाहे आपका घर आए, चाहे मेरा घर आए, इलीगल कंस्ट्रक्शन मीन्स इलीगल कंस्ट्रक्शन। उसको आप धर्म विशेष से क्यों जोड़ रहे हैं? सड़क निर्माण होता है तो रास्ते में मंदिर भी आते हैं, उसको भी तोड़ा जाता है, ऐसा तो नहीं है। तो जब आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल इंक्रोचमेंट करी हुई है और बाय द टाइम सुप्रीम कोर्ट ने उसको संज्ञान में लिया, एक ऑर्डर आया है, तो जो सरकारी प्रोटोकॉल है वो तो पूरा करना पड़ेगा ना। उसमें आप धर्म को क्यों बीच में लेकर आते हैं? और आप या तो जीत जाते तो दूसरा विषय होता, लेकिन आपने लीगल इंक्रोचमेंट को आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? जस्ट बिकॉज कि वो एक इबादत की जगह है या पूजा की जगह है, कोई भी लीगल इंक्रोचमेंट इस मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट तो तथ्यों पे बात करती है, एविडेंस पे बात करती है, और जो सही होगा उसका पक्ष लेती है। हमने देखा यूपी के बरेली में भी तनावपूर्ण हालात है। हालांकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कड़े वहाँ पर सख्त एक्शन लिए हैं। कहा गया है कि पूरा चावनी बना दिया गया है, कुछ भी ऐसी जो हरकत आपको कहीं ना कहीं दिखे तो वहाँ पर एक्शन लेने के लिए कहा गया है। ये एक माहौल बनाया जा रहा है कि देखिए मुसलमानों को कहीं ना कहीं डराया जा रहा है। 24 के चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं, तो ये पुलिस की जो तैनाती है, जो मुस्तैदी है पुलिस की, जो उत्तराखंड और यूपी के जो बॉर्डर सटे हुए वहाँ पर जो पुलिस घूम रही है, ये डर का माहौल पैदा कर रही है, ये डरा रही है। इस प्रकार से बात सामने कहाँ से मुसलमान जितना सुखी मेरे ख्याल से भारतवर्ष में है वो मुस्लिम कंट्रीज़ में भी नहीं है। वहाँ सिया सुन्नी आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को ख़त्म कर रहे हैं, एक दूसरे के मस्जिदों को जला रहे हैं, बम से विस्फोट कर रहे हैं। लेकिन भारत का मुसलमान का योगदान भारत की प्रगति पर भी है, और भारत जो सरकारें जो भी सुविधाएं निकालती है वो किसी का जाति का कार्ड या किसी के धर्म का कार्ड या किसी क्षेत्र विशेष का कार्ड लेके नहीं निकालती है। अगर आयुष्मान कार्ड है तो मुस्लिम के पास भी उतना ही उसके सुविधाएं हैं जितनी एक हिंदू के पास हैं। अगर शौचालय बन रहे हैं तो मुस्लिम बहनें भी जा रही हैं, तो हिंदू बहनें भी जा रही हैं। अगर जनधन योजना के माध्यम से अकाउंट खुला है तो सबका सामान्य रूप से अकाउंट खुला है। अगर स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम हो रहा है तो सबके लिए हो रहा है। अगर मुद्रा योजना दी जा रही है तो सबको दी जा रही है। कहीं भी जातीय धर्म का वो नहीं है। आज या आप रोड्स में जा रहे हैं तो टोल टैक्स जो आप देते हैं वही हम देते हैं। तो मुस्लिम समुदाय को इनफैक्ट है कांग्रेस सरकार ने उनका ब्रेन वॉश करके उनको एज ए वोट बैंक यूटिलाइज किया। आज तक वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के तुष्टीकरण के अंदर आते रहे और कहीं ना कहीं अपने बच्चों को आगे विकास की, मान लो जो डॉक्टर्स आपको आप कम मिलेंगे, इंजीनियर्स कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई से ज़्यादा जनसंख्या पे दिया गया विचारधारा कि आप जनसंख्या बढ़ाइए। अब वही है कि 2% मुस्लिम आए थे 1947 में, और जब विभाजन हुआ तो आज 20-22% चले गए हैं, और यहाँ से 2% हिंदू का 20% हिंदू गए थे, वहाँ 2% नहीं रह गए हैं पाकिस्तान में। तो सच्चाई ये है कहीं से भी मुस्लिम समुदाय को टारगेट नहीं किया जा रहा है। ये केवल बार बार बोल रही हूँ, कुछ कट्टरपंथी मौलाना है, कुछ कट्टरपंथी सियासत के रसूखदार हैं जो खुद तो भाग जाएंगे, सारी सुविधाएं तो खुद ले रहे हैं, लेकिन मुस्लिम भाई बहनों को मिसलीड करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो बनभूलपुरा की आग है, जो उत्तराखंड की आग है, वो अब उत्तर प्रदेश के बरेली तक पहुंच चुकी है। आपको नहीं लगता कि जिस प्रकार से ये जिस तेजी से फैल रही है, ये यूसीसी का एक तरीके से एक समुचित विरोध हो गया है कि देखिए ये ट्रेलर है, अगर आप यूसीसी पूरे भारत में लागू करेंगे तो यही अंजाम, जो यही आग जो उत्तराखंड से यूपी आई है पूरे भारत में फैल सकती है। अब योगी का बुलडोजर जो है वहाँ चल जाएगा, उत्तराखंड में धामी जी का बुलडोजर चलेगा, लेकिन कहाँ कहाँ मैं नहीं समझती। सरकार इस बात को संज्ञान में अवश्य ले रही होगी। अगर कोई ड्राफ्टिंग में कोई पॉइंट्स हैं जिसको दोबारा से एड्रेस करने की ज़रूरत है उसको एड्रेस करेगी, और प्रोएक्टिव मेजर से बिल्कुल जो भी ये दंगाई हैं, उपद्रवी हैं, उनको पहले से उनको चिन्हित करके उसके अगेंस्ट एक्शन लेके, ताकि ऐसा अनरेस्ट और किसी राज्य में ना फैले। मुझे लगता है और ये सारे फंडेड होते हैं, कोई भी इस तरीके के अनरेस्ट उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। तो मुझे लगता है सरकार इसके अगेंस्ट एक्शन लेगी और ले भी रही होगी।
जाएगी। तो आपको लग रहा है कि जो योगी जी का जो बुलडोजर मॉडल है वो अगर ये आग बरेली में फैली है तो ये हाथों हाथ दब भी जाएगी और ये मसला अब आगे कहीं ना कहीं जो है आग बढ़ने वाली नहीं है? योगी जी के कार्यशैली से पूरा देश अच्छी तरह से जानता भी है, प्रभावित भी है और बहुत ही एक अच्छे लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं, स्टेट्समैनशिप की क्वालिटी हैं। आज आप देखिए ना मोदी जी ने किस प्रकार से अगर पक्षपात करना होता तो वो पीवी नरसिम्हा राव जी को क्यों भारत रत्न देते, वो कर्पूरी ठाकुर क्यों उनको क्यों देते, चौधरी चरण सिंह भी एक टाइम पे बीजेपी के अगेंस्ट ही थे, हालांकि वहीं से पार्टी कहीं ना कहीं उभरी है। तो ऐसा नहीं है, समान भाव का भाव है। कहीं ना कहीं अगर अनरेस्ट का कोशिश हो रही है तो उसको जरूर एड्रेस करेगी सरकार बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से। लेकिन कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री है हरीश रावत, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनका ये बयान कि देखिए भाजपा की सरकार बनी और ये माहौल बन गया, भाजपा ने सत्ता में आई और ये दंगे हो गए, आग लग गई, तमाम जो है वहाँ पर रश का माहौल हो गया, लोगों की जान जा रही है, 100 से अधिक पुलिसकर्मी घायल है, 60 से अधिक जो आम नागरिक है वो घायल है। तो भाजपा की सरकार बनते ही ऐसा क्यों? रावत जी की मेमोरी बहुत शॉर्ट है, कांग्रेस का इतिहास भूल गए हैं। कांग्रेस के राज में जहां हमारे सिख भाइयों का नरसंहार हुआ, जहां इमरजेंसी लगा दी गई, जहां जगह जगह बम विस्फोट होता था देश के अंदर, जहां उग्रवाद चरम सीमा पे था, यहाँ तक कि हमने देश के 2 प्रधानमंत्री उग्रवाद के अंदर खोए हैं। तो रावत जी शायद अपना इतिहास भूल गए हैं। आज देश ने कहीं ना कहीं एक जो देश की आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा पे देश जहाँ पे एक प्रगति की तरफ जा रहा है, तो रावत जी के डेटा की अपडेशन नहीं है मुझे लगता है। तो बाकी विपक्ष के तो काम है अंकुश लगाना या उस पर कमी निकालना। आखिरी सवाल राजस्थान से, ये सवाल वहाँ पर हमने देखा कि जब कुछ छात्राओं ने ये कहा कि हमें स्कूलों में बुर्का पहनने से रोका जा रहा है, कुछ छात्राओं ने ये भी कहा कि हम अगर बुर्का पहन के आते हैं तो ये हमारा एक अधिकार है कि हम पहन के आ सकते हैं स्कूल में भी। वहाँ की प्रशासन ने कहा कि ये स्कूल है, आपको स्कूल का ड्रेस पहनना पड़ेगा। ये ड्रेस होता ही ये सब इक्वल लगे, आप समान लगे, ना गरीब लगे ना अमीर लगे, ना किसी धर्म का बैरिकेड हो बीच में। अब वहाँ पर ये एक बात चल रही है कि देखिए ये वहाँ की सरकार जो है, भजनलाल सरकार जो है, वो भी मुसलमानों पर कहीं ना कहीं जो है कड़े प्रतिबंध लगा रही है, उन पर कंट्रोल किया जा रहा है, इस प्रकार से ये माहौल बनाया जा रहा है। 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। हम कौन से युग में अपनी बेटियों को और बहनों को धकेलने का प्रयास कर रहे हैं? आज बेटियां पृथ्वी से लेके अंतरिक्ष तक अपना योगदान दे रही हैं, खेल के मैदान से लेके राजनीति के गलियारे तक, एज ए मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में, किस क्षेत्र में बेटियों का योगदान नहीं है? और अगर हम उनको पर्दा सिस्टम हिंदू समाज में भी था उसको हटाया, कुरीतियाँ हर समाज में होती हैं और बाय द टाइम जब टाइम इवॉल्व होता है, जनता जब सिविलाइजेशन इवॉल्व होती है, समुदाय इवॉल्व होता है, तो उस चीज़ को ख़त्म भी किया जाता है। और मुझे लगता है मुस्लिम बेटियों को इस चीज़ से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि केवल उनको कहीं ना कहीं एक उसमें डालने के लिए, और स्कूल और कॉलेज ये डिसिप्लिन अनुशासन की चीज़ है। यहाँ पे समानता का भाव है। जैसे आपने बोला कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, कोई कौन सी जाति का हो, कोई किसी प्रजाति का हो, आपको एक ड्रेस पहनने का मतलब ही यही है कि सबको समान रूप से आना है। स्कूल कोई कम्युनल जगह नहीं है, वहाँ पे आप शिक्षा प्राप्त करने जाते हो। अब यही मेरी बहन बुरखे की होंगी, साइंस स्टूडेंट होंगी, अब मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, मुझे बुरखे में बैठ के डायसेक्शन करनी होगी तो मैं कैसे करूँगी? मतलब पहले तो बुरखा उतारूँ या बुरखे के बीच में कैसे देखूँ भैया चूहा कहाँ से काटना है? तो हमने तो चूहे काटे हुए हैं बहुत। डायसेक्शन में कहने का अर्थ सिर्फ ये है कि इस चीज़ को, शिक्षा को एटलीस्ट धर्म से दूर रखना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही वो ताकत है जो सारे धर्मों को एक तार में पिरो। स्कूल है, कोई संसद तो है नहीं कि फैशन शो है कि विपक्ष की तरह आप काले कपड़े पहन के कभी आ रहे हैं, फैशन शो बना दिया आपने। तो फैशन शो तो मोदी जी ने बोल ही दिया, काला टिक्का लगना था वो लगा दिया, तो काला टिक्का लगना भी चाहिए। नज़र जब लगती है तो हम लोग काला टिक्का लगाते हैं, तो वो काले कपड़े पहन कर आए तो लगा दिया। लेकिन प्रोग्रेस यूपीए की गवर्नमेंट के कंपैरेटिव अगर एनडीए की गवर्नमेंट की हम प्रोग्रेस देखेंगे, निष्पक्ष होकर बोल रही हूँ, तो बहुत बहुत एक प्रोपोर्शन में डिफरेंस है ग्रोथ भारत की। आज आप ग्लोबल पॉलिटिक्स पे शिखर पे हो, G20 की अध्यक्षता के बाद आप देखो आपका पैसे की वैल्यू है, कितनी जगह आप पैसों में खरीद रहे हो, एक्सपोर्ट्स इतना बड़ा में आप पेटीएम कर सकते हो जो पहली बार हो रहा है। फ्रांस में पेटीएम नहीं, फ्रांस हमसे पेटीएम यूपीआई सीख के गया है कि आज याफिल टावर मतलब आपकी टेक्नोलॉजी को ग्लोब हायर कर रही है। आपके रक्षा तंत्र, आपके हथियारों को लोग आज, पहले आप बाहर से खरीदते थे, अब हथियार आप बेच रहे हो। एक्सपोर्ट श्वेत पत्र से थोड़ा नाराज हो गया विपक्ष, जैसे ही श्वेत पत्र आया सामने थोड़ा बौखलाहट है, फिर वो ब्लैक पेपर भी आ गया। ऐसा विपक्ष को कोई खुश नहीं कर सकता, विशेष रूप से कांग्रेस का। और इनके जो वो हैं तो डोला सिंड्रोम है ना, कि वो सब टूटते जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं कि कांग्रेस की जो विचारधारा है वो आज भी परिवारवाद और तुष्टीकरणवाद और भ्रष्टाचारवाद से ऊपर नहीं आई है। क्यों? इन्हीं के नेता, ये पहला विश्व का विपक्ष होगा देश जहाँ पे किसी के विपक्ष के नेता के घर से 350 करोड़ रुपए मिलते हैं, जिसमें मशीनें भी दम तोड़ देती हैं। आज हेमंत सोरेन की गाड़ी उनके BMW
साहू जी की कंपनी की निकली है, और मतलब जो माइन मिनिस्टर थे वो माइन माफिया बन चुके हैं। तो आप देखिए ना, जहाँ पे आपको मिनिस्ट्री दी गई थी आप माफिया ही बन गए हैं, खुद ही माइंस ले लिए हैं, कोयला के घोटाले, मतलब इनके टाइम पे तो घोटालों की सीरीज थी। ईडी, इनके टाइम पे जितने भी इंस्टीट्यूट्स थे वो या तो इंदिरा गांधी जी के नाम पे या जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे अपने जीते जी अपने आप को भारत रत्न दे दिए परिवार को, जवाहरलाल नेहरू जी को, इंदिरा जी को और राजीव जी को उनके मरने उपरांत दिया। लेकिन क्या पीवी नरसिम्हा राव उनको देना नहीं चाहिए था? या सरदार वल्लभ भाई पटेल, अंबेडकर जी, प्रणब मुखर्जी, सबको आपके नेता थे लेकिन सम्मान बीजेपी ने दिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, थैंक यू सो मच।